सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आई हूं वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में। इस अजायब घर में आके लोग देख सकते हैं कि इंसान जमीन से हवा और फिर हवा से खला तक कैसे पहुंचा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक मॉडल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 1.5 घंटे में पूरी जमीन का चक्कर लगा लेता है। इसे बनाया भी इंसानों ने, इसे चलाते भी इंसान हैं, लेकिन इस पे बहुत से छोटे बड़े कामों के लिए वो मदद लेते हैं रोबोट्स की। और रोबोट्स को किसने बनाया? ऑफ कोर्स इंसानों ने। तो मान लिया भाई इंसान बहुत ज़हीन है, लेकिन कभी कभी ये डर नहीं लगता सोच के कि अपनी ये ज़हानत कहीं अपने गले ना पड़ जाए और ये रोबोट्स जो हमने अपने काम करने के लिए बनाए थे कहीं हमारा काम ही तमाम ना कर दें। तो मैं सोच रही हूँ आज हम इतनी साइंसी किस्म की जगह पे आए हुए हैं तो क्यों ना ये देखें कि रोबोट से दोस्ती का नतीजा कैसा हो सकता है। आज सबसे पहले तो देखेंगे कि रोबोट्स इन दिनों क्या कुछ करने के काबिल हैं। फिर पता करेंगे कि रोबोट्स को कितना ज़हीन बनाना हमारे फायदे में है, और अगर रोबोट्स ही मुस्तकबिल हैं तो हम नई नस्ल को इसके लिए किस तरह तैयार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि रोबोट का लफ्ज़ कहाँ से आया? ये चेक ज़बान के लफ्ज़ रोबोटा से बना है, जिसका मतलब है गुलाम। पहली मर्तबा ये लफ्ज़ मुतारफ कराया था चेक मुसन्निफ कार्ल चेपैक ने अपने 1920 के हिट ड्रामे RUR में। इस ड्रामे में रॉजम्स यूनिवर्सल रोबोट्स नामी एक कंपनी उन तमाम कामों के लिए इंसानों के लिए रोबोट्स तैयार करती है जो इंसान नहीं करना चाहते, लेकिन फिर ये रोबोट्स हर काम इतना अच्छा करने लगते हैं कि हर चीज़ पे इनका कब्जा होने लगता है। इससे पहले कि हम ये बात करें कि ये ड्रामा किस हद तक हकीकत बन सकता है, एक नज़र डालते हैं ये देखने के लिए कि आजकल रोबोट्स हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये रोबोट सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है और फिलहाल पार्किंग की निगरानी कर रहा है। इसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह बंदूक तो नहीं है, पर दिन और रात में काम करने वाले सिक्योरिटी कैमरास हैं। ये रोबोट 1 मिनट में 300 लाइसेंस प्लेट स्कैन कर सकता है और साथ ही केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का पता भी लगा सकता है। और अगर ये रोबोट कुछ ना भी करे तो भी उसकी महज मौजूदगी चोर के इरादे बदल सकती है। बेहतर यह है कि मशीन और इंसान दोनों का किरदार शामिल हो। अक्सर मशीनें मुकाबले पर मबनी यकसानियत रखने वाला सख्त या खतरनाक काम करती हैं, जबकि इंसान को लाहे अमल की तैयारी या फैसले करने से मुतल्लिक काम करने होते हैं। यूं हमेशा मिलजुल कर काम होता है। इसे विलियम सेंटाना ली की कंपनी ने बनाया है और उनका कहना है कि ये रोबोट पुलिस की आंख और कान बन सकते हैं। हमारी जमीन पर इंसानों की आबादी 7 अरब है और ये जल्द ही 9 अरब तक पहुंचने वाली है, लेकिन कानून के नफाज और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दस्तयाब वसाइल इस तेजी से बढ़ती आबादी के लिए नाकाफी हैं। रोबोट सिर्फ शहर में ही नहीं, देहातों में भी अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। ये रोबोट गायों का दूध निकालता है। गाय एक एक करके आती है और रोबोट मुस्तैदी से अपना काम करता है। दूध दोहने के साथ साथ रोबोट ये भी जांच करता है कि दूध में कहीं कोई खराबी तो नहीं, और अगर है तो खराब दूध को अलग कर देता है। रोबोट को ये भी मालूम होता है कि कब रुकना है। मैं अपने इस फोन के साथ तकरीबन हर वो काम कर सकता हूँ जो मुझे डेयरी पर करने होते हैं। इससे मुझे या मेरे लिए काम करने वाले लोगों को ये मौका मिलता है कि आप फॉर्म पर दूसरे काम कर सकें। इस तरह के रोबोट अमेरिका और यूरोप में काफी मकबूल हैं। 3 साल के अरसे में मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगा और मैं वो शख्स नहीं रहूंगा जिसे दूध दोहने के लिए हर वक्त फॉर्म पर मौजूद रहना हो। रोबोट बैठे बैठे आपके काम कर दे, इसके लिए डेयरी फार्मर होना जरूरी नहीं है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और अपनी सीट से हिलना नहीं चाहते तो अपनी जगह इस रोबोट को भेज दें। आप अपनी सीट से ही मीटिंग्स में शिरकत कर लेंगे। हमें मौका मिला कि iPad के साथ इस रोबोट को बनाएं, जिससे ये कस्टमर्स के लिए एक सस्ती, बहुत मुतहर्रिक और आसान प्रोडक्ट बन गई। Easy for the customer to use. हो सकता है कुछ दिनों में आप रोबोट को अपनी जगह घूमने भी भेज दें, लेकिन ये नहीं चलेगा कि रोबोट को आप अपनी जगह रेस्टोरेंट में भेज दें। आजकल वेटर भी रोबोट हो सकता है और खाना बनाने वाला भी।
चीन के एक रेस्टोरेंट में आजकल एक रोबोट नूडल्स बना रहा है। ये बहुत हैरानकुन और दिलकश है। आपको बहुत सी जगहों पर नूडल्स मिल सकते हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि मैं इस किस्म के रोबोट देख रही हूँ जो नूडल्स बनाता है, इसलिए ये लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नूडल्स बनाने वाला रोबोट एक अच्छी इजाद है क्योंकि इसमें लाजमी तौर पर बहुत सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो ये हमें बहुत पसंद है और अच्छा लगता है। यहाँ आकर नूडल्स का एक प्याला लेने और इस किस्म का नज़ारा देखने में भी बहुत लुत्फ आता है। रेस्टोरेंट ही नहीं, रोबोट होटल में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हो सकता है आप एक दिन पानी की बोतल के लिए फोन करें और वेटर की जगह रोबोट पानी लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा हो। कुल मिलाकर रोबोट्स अब इंसानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करना हो या अस्पतालों में ऑपरेशन। रोबोट ज्यादातर वो काम अपने हाथों में ले रहे हैं जो इंसानों को नहीं करने चाहिए, जो खतरनाक काम है, जो इस नौयत के काम है जहां आपको हर वक्त एक ही अमल बार बार दोहराना पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक इंसान कर सकता है लेकिन एक रोबोट नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक इंसानों की मेहनत उस जगह लगाने से है जिससे वो किसी चीज की कदर कीमत में इजाफा कर सके, और रोबोट का इस्तेमाल उस वक्त करे जब वो उस चीज की कदर कीमत में इजाफा कर सके। वाओ, बोर करने वाले काम रोबोट ही करें तो अच्छा है, लेकिन रेस्ट करना ये मेरा फेवरेट काम है। इसलिए मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही ज़हीन रोबोट डार्विन से, जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि रोबोट का लफ्ज़ पहली मरतबा 1920 में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन पहला मॉडर्न रोबोट 1950 की दिहाई में अमेरिकी रियासत केंटकी के जॉर्ज डेवॉल ने इन्वेंट किया था और इसका नाम था यूनिमेट। कुछ ही अरसे में डेवॉल के साथ मिलके एक बिजनेसमैन और इंजीनियर जोसेफ एंगलबर्गर ने यूनिमेट को एक रोबोटिक बाजू में बदल दिया जो कि पुर्जे उठाने और जोड़ने के काम आ सकता था, और पहली मर्तबा इस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया अमेरिका में गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स ने। उस तरह के रोबोटिक आर्म्स आज तो कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब रोबोट सिर्फ एक बाजू जैसे नहीं बल्कि पूरे के पूरे आम इंसानों जैसे दिखाई देते हैं, और साइंसदानों की कोशिश तो ये है कि वो हमारी तरह सोचें भी। तो ये काम इस वक्त किस लेवल तक पहुंचा है ये पता करने की कोशिश की अमान अजहर ने। चलकर देखते हैं। Hello, my name is Robotis OP2. OP stands for Open Platform. I'm a fully autonomous humanoid with vision system, like a walking PC that runs Linux or Windows. Be my coach to improve my brain. Be my doctor to fix my body. Let's be friends and play soccer together. ये हैं डार्विन, जो शायद इस वक्त प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और बिल एक लिहाज से डार्विन के उस्ताद हैं। मैं बिल कैस्पियर हूँ। मैं लॉकहीड मार्टिन एडवांस्ड रिसर्च लेबोरेटरीज के ह्यूमन सिस्टम एंड ऑटोनॉमी ब्रांच का रिसर्च एरिया मैनेजर हूँ। हम ये टेक्नोलॉजी इसलिए बना रहे हैं ताकि मुख्तलिफ शोबों में इंसान और रोबोट इकट्ठे काम कर सकें। हम डार्विन के जरिए ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान और रोबोट एक दूसरे से कैसे ताउन करते हैं। ये जानने के लिए हमने डार्विन में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिसकी मदद से डार्विन हमारी हरकत को समझने की कोशिश करता है। तो जब आप डार्विन के साथ सॉकर खेलते हैं तो वो आपकी हरकत को परखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि क्या आप उसकी टीम में हैं या मुखालिफ टीम में। तो रोबोट के लिए ये जानना बहुत अहम है कि सॉकर खेलते हुए कौन किस टीम का हिस्सा है।
بل اپنی لیب میں صرف ڈارون ہی نہیں بلکہ بیکسٹر نامی روبوٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. So Baxter is manufactured by Rethink Robotics. بیکسٹر کو ریتھنک روبوٹکس نامی فرم نے بنایا ہے اور یہ ریسرچ روبوٹ ہے. ہم بیکسٹر کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ظاہری ڈیزائن کو کیسے بہتر بنائیں کہ انسان کے لیے اس کے ارادوں کو سمجھنا آسان ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اور روبوٹ ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد کر سکیں گے. بیکسٹر ہماری موجودگی پر رد عمل دیتا ہے اور کسی بھی پلان پر عمل کر سکتا ہے. اگر ہم بیکسٹر کو ایسا پروجیکٹ دیں جس کے ذریعے وہ آپ کی موجودگی کو پرکھ کر مختلف شکلیں بنائے اور اپنے بازو ہلائے تو پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو بیکسٹر اپنے چہرے کے تاثرات بدلے گا اور بازو ہلائے گا. اور ایسے رد عمل کو ہم انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں. تو یقیناً جب ہم بیکسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ذہین ایجنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے اپنے دونوں روبوٹس کو نام دے رکھے ہیں. آپ بیکسٹر کو مل چکے ہیں اور ڈارون کو بال کو کک لگاتے بھی دیکھ چکے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ جب ایسے روبوٹس بن جائیں گے جو ہمارے ایکشنز کو سمجھ کر بہتر رد عمل دے سکیں تو پھر شاید ہم روبوٹس کو کچھ اعتبار سے انسانوں کی طرح ہی توجہ دینا شروع کریں گے. کیا ہمیں ان روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے یا یہ ہماری ہی زندگی کا ایک روپ ہے؟ اب یہ سوال محض سائنس فکشن اور فلسفے تک ہی محدود نہیں بلکہ حقیقت کا روپ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اس حقیقت کا مزید احساس ہوا بارٹ کو کام کرتا دیکھ کر جو کوگنیٹو نیورو سائنٹسٹ ہیں. میری ریسرچ کا فوکس یہ دیکھنا ہے کہ دباؤ انسانی دماغ کے سیکھنے کی صلاحیت کو کیسے متاثر کرتا ہے. یہاں میرا کام ہیومن سسٹم اینڈ اٹانومی گروپ کے ساتھ ہے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ انسانوں اور روبوٹس کے درمیان پارٹنرشپ پر کون سے انسانی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ہم اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. With autonomous systems and robots. Computers they don't have those same social. کمپیوٹر کو مختلف طرح کے اشاروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ اس کے ساتھی انسان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے یا پھر یہ کہ کب انسان پارٹنر کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ان آلات کی مدد سے ہم ایسا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جس کے ذریعے روبوٹس کو انسانی رویوں کو جاننے میں مدد مل سکے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں اور بہتر پارٹنر بن سکیں. Being good partners, good effective partners in the field. Clap, please. تو مطلب یہ کہ ہم ان روبوٹس کو اپنی ہی شخصیت میں ڈھال رہے ہیں. جی ہاں، میرا خیال ہے ہم روبوٹس کو انسان جیسی صلاحیتیں دیں گے اور ہم نے انہیں اسی انداز میں ڈیزائن کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں ہی کی طرح رابطہ رکھ سکیں تاکہ ہم ایک مؤثر ٹیم کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں. آیا ہم روبوٹس کے دور کی جانب بڑھ رہے ہیں یا پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ روبوٹس ہمارے درمیان پہلے سے ہی موجود ہیں. ہم پہلے ہی ایسی ٹیکنالوجیز سے کام لے رہے ہیں جو ہماری موجودگی اور ضرورت کے اعتبار سے رد عمل دیتی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ روبوٹس ہمارے درمیان ابھی سے ہی موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی خود مختار ہو جائے گی اور کئی اقسام کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال سکے گی اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس روبوٹ سے ڈرنے کا کوئی جواز موجود ہے. ہم جس طریقے سے انہیں ڈیزائن کرتے ہیں اگر اس پر توجہ دیں تو پھر کوئی ڈر کی بات نہیں. ہمارے پاس انہیں دوستوں کی طرح پسند کرنے کا جواز موجود ہے. یہ ٹیکنالوجی کا ایک مفید شاہکار ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. یہ تو ہے بل کا کہنا. اور ڈارون کو ساکر کھیلتا دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم بھی تو سیکھنے کے اسی عمل سے گزر کر آج کے دور میں موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ روبوٹس ہم سے سیکھ کر کس مستقبل کا خواب دیکھیں گے؟ Bye bye. بھئی یونیمیٹ کے بچوں کے بچے تو بڑے ذہین نکلے ہیں، لیکن کیا انسانوں کے بچے بھی ان روبوٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اس بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج کے بچے کل کے روبوٹس بنانے کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بچے ہمارا مستقبل ہے نا؟
लेकिन सिर्फ इंसानों के नहीं, रोबोट्स के बच्चे भी, जो कल को हमारी तरक्की में आज से भी ज्यादा बड़ा किरदार अदा करेंगे। तो हमारी नई नस्ल को रोबोट्स की अहमियत का अंदाजा हो, वो इनके नित नए इस्तेमाल सोच सकें और फिर उनके मुताबिक रोबोट्स तैयार करने के काबिल भी बने। इसके लिए अमेरिका में बहुत से रोबोटिक्स क्लब हैं जो बच्चों को इस फील्ड की जानिब माइल करें। तो दीपक डोभाल इस वक्त हमें ले जा रहे हैं रोबोटिक्स के एक मुकाबले में जो वाशिंगटन डीसी के करीब वाक़े रॉकविल साइंस सेंटर ने मुनक्किद करवाया, और इस मुकाबले में बच्चों ने ऐसे ऐसे जबरदस्त रोबोट्स पेश किए कि बड़े बड़े हैरान रह गए। I know it. So it's pushing it. Win! इस साल का मौजू था कूड़ा, यानी 9 से 16 साल के बच्चों को एक ऐसा रोबोट बनाना था जो कूड़े से मुतालिक किसी न किसी मसले का हल करे। मसलन कूड़े को इकट्ठा करने, अलग अलग करने या हटाने का काम कर सके। आज इस कंपटीशन में जो बच्चे रोबोट लेकर पहुंचे हैं वो कई मरहलों से गुजरते हैं। सबसे पहला कदम होता है बच्चों की टीम बनाना। टीम में कई फैमिलीज शामिल होती हैं जो अमूमन हमसाए होते हैं, और टीम में शामिल बच्चे आमतौर पर प्राइमरी के क्लास फेलो होते हैं। इस टीम में 5 लड़कियां शामिल हैं। इन सब का ताल्लुक मुकामी प्राइमरी स्कूल से है। फर्स्ट लेगो लीग का असूल है कि बच्चे ही सब कुछ करेंगे। फर्स्ट लेगो लीग टीम इस लिहाज से बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों से ये तवक्को की जाती है कि वो सब कुछ खुद करेंगे, और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बनाने के लिए उनकी मदद करें। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना काम वो खुद कर सकते हैं करें, और मैं मुमकिन तौर पर उनकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करने और उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बच्चे कई हफ्तों तक अपने किसी साथी के घर पर मिलते हैं और तय करते हैं कि उनका रोबोट कैसा होगा। हमने ये जानने की कोशिश की कि हमने ये काम कैसे करना है और इस मिशन को कैसे मुकम्मल करना है। किसी फैसले पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता, बहस और तकरार भी होती है। इख्तिलाफे राय के बावजूद बच्चे मिलकर काम करना सीखें, ये फर्स्ट लेगो लीग का एक मकसद है। 6-7 बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिन पर अमल करने के बारे में फर्स्ट लेगो लीग इनकी हौसला अफजाई करती है, यानी ये कि किस तरह टीम का रुकन बनना है, प्रोजेक्ट में किस तरह किरदार अदा करना है, किस तरह दूसरों के आइडियाज पर गौर करना है। हर आइडिया काबिल अमल होता है। इसमें सीखने की सबसे अहम बात ये होती है कि किसी एक का आइडिया फाइनल नहीं किया जाता। अक्सर औकात आप कई आइडियाज को यकजा करते हैं ताकि इसे बेहतर शक्ल दी जा सके। इससे बच्चे सीखते हैं और इसके नतीजे में जो चीज बनती है इसमें हर एक की मेहनत, कोशिश और आइडिया शामिल होता है। आखिरकार टीम किसी एक फैसले पर पहुंच ही जाती है। हमारा रोबोट मिशंस पर जाता है। इस मिशन को हमने लेगो से बनाया है और रोबोट में कई चीजें लगाई गई हैं जो कि डिमोलिशन नाम के हमारी मशीन में मदद देती हैं। It's called demolition. It's a really unstable building made out of Lego blocks. ये ब्लॉक्स के साथ बनाई हुई एक कमजोर इमारत है। रोबोट इमारत को पीछे धकेलता है जिससे इमारत गिर जाती है और फिर मिशन का अगला मरहला शुरू होता है जिसका नाम है कोल्ड स्वीप। इस मरहले में रोबोट मेज पर बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करता है, which goes back and kind of just sweeps the pieces that are on the table. And shake. टीम के हर बच्चे को उसकी दिलचस्पी और काबिलियत के मुताबिक जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन आधी इंजीनियरिंग का काम किया है, जिसका ज्यादातर ताल्लुक रोबोट के गियर्स और इसके बाजुओं से है, और आधे काम का ताल्लुक प्रोग्रामिंग से है। I did most of the programming. बच्चे कई हफ्तों तक कोशिश करते रहते हैं, बीच बीच में नाकामी की वजह से मायूस और नाउम्मीद भी होते हैं। There was once where we were practicing. एक बार ऐसा हुआ कि हमने प्रैक्टिस के दौरान इसे गलत मिशन पर डाल दिया और एक गलत अटैचमेंट लगा दी और इस चीज ने काम नहीं किया। We do that a lot. और यही कोच का अहम रोल सामने आता है। And there are a lot of failures and they get dejected. इसमें बहुत सी नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है जिस पर वो अफसरदा हो जाते हैं। इस मौके पर मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि वो ये सोचें कि उन्हें नाकामी क्यों हुई है। इस तरह हम ये अमल बार बार दोहराते हैं और जब भी उन्हें नाकामी होती है वो ये कहते हैं कि हम अगली बार कामयाब हो जाएंगे।
So that's how we try to build. हर टीम को मुकाबले के दिन अपना काम दिखाने का मौका मिलता है और जजेस बारीकी से रोबोट के अलग-अलग पहलुओं की जांच करते हैं। We want to win, we're gonna win, we gotta win, we're gonna win. हर मुकाबले की तरह खुशी और मायूसी इस मुकाबले का भी हिस्सा होती है। Okay, so this is our robot. ये हमारा रोबोट है। इस रोबोट ने ठीक तरह से काम नहीं किया। इसमें सॉफ्टवेयर का कोई मसला है, इसलिए हमने इसे दोबारा बनाने का फैसला किया है। इस वजह से हम इसे अपने कई मिशंस में नहीं चला सकेंगे। हम दोबारा कोशिश करेंगे। हम इसके ब्रेन का बटन ऑफ करके देखेंगे कि क्या होता है। जीत हो या हार, हर बच्चा इस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखता है। The nice thing about robotics is it is a team effort. You bring team kind of teamwork, leadership issues into the front. रोबोटिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक टीम वर्क है और ये टीम की मुश्तरका कोशिश होती है। बच्चे लीडरशिप सीखते हैं। फिर इसके बहुत से शोबे हैं जिनमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इसके अलावा खेल जीतने की स्ट्रेटेजी सीखना तो शामिल है ही। और फिर ये कि आप उन सब से किस तरह काम लेते हैं, इन सब चीजों का ताल्लुक रोबोट से है। लेकिन फर्स्ट लेगो लीग इस चीज पर भी जोर देती है कि अपने प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करते हुए अपने मुआशरे के मसाइल को सामने रखें और ये देखें कि टेक्नोलॉजी उन्हें किस तरह हल कर सकती है। इसमें सिर्फ रोबोटिक्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। रोबोट सिर्फ रोबोट नहीं होते, उनके अंदर बहुत से निजाम काम करते हैं। बच्चे इस दौरान मजे भी करते हैं। It's really creative. ये एक क्रिएटिव काम है। एक तस्वीर को सामने रखना, उसकी प्रोग्रामिंग करना और अपनी जरूरत के मुताबिक रोबोट बनाना और इस मकसद के लिए अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ मिलकर काम करने में बहुत मजा आता है। I feel great actually to spend time with my friends and to do something fun and educational. It feels good. It feels really amazing. Yeah, good, amazing and fun. This is hard, but it's also really fun. इस मुकाबले के जरिए मुस्तकबिल के साइंसदानों की एक नस्ल तैयार हो रही है। These kids are all. इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अहम नौइयत की साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की से जुड़ा है। हो सकता है आने वाले वक्त में इन बच्चों में से कोई एक ऐसी नई इजाद करे जिससे हम सब की जिंदगी और आसान हो जाए। ये था हमारा आज का शो। अगर आप भी साइंस स्टूडेंट या इंजीनियर हैं और किसी रोबोट पे काम कर रहे हैं तो हमें भी उससे जरूर मिलवाएं। आप फेसबुक और ट्विटर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते आपके फ्यूचर के बारे में एक और पेशीन गोई कर दूं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम इसी चैनल पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।